चलो तो देखते हैं आज का लेक्चर। वेव्स का हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है ना। एक वेव की ट्रैवलिंग स्पीड, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड हम अलग अलग मीडियम में देखेंगे, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, इन सब के अंदर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जब कभी भी हम ट्रैवलिंग वेव की स्पीड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिराइव किया था, ठीक है ना। कैसे डिराइव किया था वो आपको मालूम है। अब अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पीड दो तरह की होती है, ठीक है। ध्यान देना मेरी बात पे। एक तो वेव की स्पीड है और एक पार्टिकल की स्पीड है। तो ये y किसका है, वेव का है या पार्टिकल का है? ये y ऑफ कोर्स पार्टिकल का है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाई dt करूंगा, तो मुझे किसकी स्पीड मिलेगी? पार्टिकल। वेव की स्पीड नहीं मिलेगी, दिस विल बी पार्टिकल स्पीड। वो आप डिफरेंशिएट करके निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, दैट विल बी पार्टिकल स्पीड। वेव की स्पीड कैसे मिलेगी तो उसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों में फर्क समझ में आया, पार्टिकल स्पीड और वेव की स्पीड में, ठीक है। तो हमने कल देखा था कि जो kx माइनस ओमेगा टी होता है वेव के केस में, वो कांस्टेंट रहता है, मतलब एक क्रेस्ट एक तरफ ही अपने आप को आगे लेके जाता है, ठीक है। तो देन kx माइनस ओमेगा टी इज कांस्टेंट, और अगर kx माइनस ओमेगा टी इज कांस्टेंट तो इसका मतलब अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो k डेल्टा x, अगर हम किसी टाइम x और किसी डिस्टेंस x और किसी टाइम t पे बात कर रहे हैं तो kx माइनस ओमेगा टी को कैसे लिखेंगे? kx माइनस ओमेगा टी। लेकिन अगर x की जगह डेल्टा x हो गया, x प्लस डेल्टा x हो गया, और t की जगह t प्लस डेल्टा t हो गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? k x प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा t प्लस डेल्टा t। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आता तो आप एक और तरीके से कर सकते हो कि kx माइनस ओमेगा t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, k dx बाई dt माइनस ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो dx बाई dt कितना आ गया? ओमेगा बाई k, एंड दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और k आपको पता है 2 पाई बाय लैम्डा होता है। तो 2 पाई एंड 2 पाई कैंसिल आउट, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये सबको समझ में आया, ठीक है। अगर मैं dy बाई dt करता तो मुझे क्या मिलता? पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे डिफरेंशिएशन से मैंने बताया वो भी कर सकते हो। जब हम स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करते हैं तो उस टाइम पे स्पीड कितनी होती है, ठीक है ना। तो उसकी हम बात करते हैं। जैसे स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं ऐसे ऐसे वेव डेवलप करने लगूं तो कितनी स्पीड से वेव आगे जाएगी, ठीक है ना। तो वो किन बातों पे डिपेंड करता है। जैसे ये वेव आगे जा रही है, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ मैकेनिकल वेव इज डिटरमिन्ड बाय द रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप इन द मीडियम व्हेन इट इज डिस्टर्ब, ठीक है। सोच के देखो कि अगर एक स्ट्रिंग है बिल्कुल लूज पड़ी हुई है, क्या उसमें आप वेव डेवलप कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर वो मैं टाइटली होल्ड कर दूं दोनों एंड पे तो आप वेव डेवलप कर सकते हो। तो पहली बात टेंशन से होती है। दूसरी बात कि जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है वो वेव को सेट करती है। रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब कि आपने एक वेव डेवलप कर दी, तो वेव पार्टिकल जो ऊपर गया वो नीचे कब आएगा? जब रेस्टोरिंग फोर्स होगी। तो रेस्टोरिंग फोर्स वेव डेवलप करने के काम में आती है, ठीक है। On a stretch string, if a transverse jerk is given, then a pulse is created shown in the figure which travels towards right with speed v, ठीक है। तो जैसे हम एक जर्क देते हैं, हमें पहला एक जर्क देना जरूरी है। जब हम जर्क देंगे तो वेव डेवलप हो जाएगी, ठीक है, और वेव राइट साइड में चलेगी।
तो ये डेरिवेशन है, बट ये डेरिवेशन हम लोग एडवांस लेवल पे डिस्कस करते हैं। फिलहाल तुम्हारे पास बोर्ड या मेंस के लेवल पे ये डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू। अब इस फॉर्मूला में कुछ खास बात है जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं अक्सर। v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। व्हाट इज t? t is called tension in the string. Tension in the string. And what is mu? Mu is called mass per unit length. 1 मीटर का मास। अब मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ये स्ट्रिंग है और मान लो कि इसकी लेंथ है 1 मीटर और रेडियस है r, तो देन इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 1, ये वॉल्यूम हुआ, इंटू डेंसिटी दैट इज अ मास। तो मास की जगह पे आप पाई आर स्क्वायर रो भी पुट कर सकते हो मास की जगह पे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, अंडर रूट टी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मोटी रस्सी होगी तो उसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी कम होगी, ठीक है ना। अगर मान लो आपको बोर्ड के अंदर बोलते हैं कि ये फॉर्मूला प्रूव करो, स्कूल के अंदर बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला प्रूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है, टी अपॉन म्यू की डायमेंशन निकाल लो, वो वी स्क्वायर के बराबर आएगी, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय वी। तो देन अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस जैसे साउंड की बात कर रहे हैं। तो इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम ऑसिलेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और उसको हम क्या बोलते हैं, उससे क्या डेवलप होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ठीक है ना, कल मैंने आपको दिखाई भी थे। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द साउंड वेव ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो वो डिटरमिन करती है कि जो बल्क मॉडुलस है मीडियम का, मतलब वो डिटरमिन करता है कि कितना इलास्टिक है, और जितना इलास्टिक होगा उतना ज्यादा मीडियम वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स ओनली ऑन द बल्क मॉडुलस एंड द डेंसिटी। किस किस बातों पर डिपेंड करता है, बल्क मॉडुलस एंड द डेंसिटी, ठीक है, ओके। तो बी अपॉन रो अगेन वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या फॉर्मूला होगा, अंडर रूट बी बाय रो, बल्क मॉडुलस, ठीक है ना, बी बाय रो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता था दैट इज माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी, ठीक है, याद आया आप लोगों को, ठीक। तो ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, क्लियर। और अगर सॉलिड हो, अगर सॉलिड हो तो अंडर रूट गामा बाय रो, ठीक है, अंडर रूट गामा बाय रो, क्योंकि सॉलिड के केस में यंग मॉडुलस होता है, लिक्विड्स के केस में क्या होगा, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पे एक दिक्कत होना शुरू हुई, देखना ध्यान से। y जो है वो यंग मॉडुलस है। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस। लिक्विड के केस में क्या था, बल्क मॉडुलस अपॉन रो, राइट। सॉलिड के केस में क्या था, यंग मॉडुलस अपॉन रो, अंडर रूट यंग मॉडुलस अपॉन रो। अगर सॉलिड के केस में ये था, कंफ्यूज कर सकता हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। अगर सॉलिड के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट गामा बाय रो, तो स्ट्रिंग के केस में जो वेलोसिटी थी वो हमने अलग तरीके से क्यों निकाली, फिर फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा करके।
सॉलिड है उसमें लॉन्गिट्यूडनल, हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं गैसेस की। अब न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने सोचा यार लिक्विड के केस में अंडर रूट बी बाय रो होता है, सॉलिड के केस में अंडर रूट गामा बाय रो होता है, तो जो गैसेस हैं उनके केस में भी अंडर रूट गामा बाय रो ले सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट किया उसने, तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या था, देखना ध्यान से, उसने कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है ना भाई। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, अंडर रूट गामा बाय रो नहीं, अंडर रूट बी बाय रो ले सकते हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, दैट्स अ फ्लूइड, तो जो गैसेस है वो भी तो फ्लूइड है। तो न्यूटन ने बोला कि भाई गैसेस के केस में भी अंडर रूट बी बाय रो ही होगा, ठीक है। न्यूटन ने क्या बोला कि देखो यार गैसेस के केस में जो फॉर्मूला होगा ना, क्योंकि दोनों फ्लूइड्स हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो ही होगा, ठीक है, ऐसे बोला उसने। अब उससे पूछा गया कि भाई आप बी कैसे निकालोगे, बी आप कैसे निकालोगे, तो उसने कैसे निकाला कि पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं पी डी वी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी, राइट। तो दैट मीन्स पी इज इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, राइट। और इसी को तो बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो उसने बोला कि देखो यार ऐसा है, इसकी जगह पे आ जाएगा अंडर रूट पी बाय रो। गैसेस को बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कई सारे लूप होल्स हैं, ठीक है। तो अंडर रूट पी बाय रो भाई ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जब हमने इस तरीके से वेलोसिटी निकाली गैसेस की, गैसेस के अंदर साउंड की, तो पता लगा एयर के अंदर जो वेलोसिटी आती है वो 280 आती है, 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्चुअल जो वेलोसिटी है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। छोटा मोटा एरर तो नहीं है, बहुत बड़ा एरर है। तो ये डिस्प्रूव हो गया, ये क्या हो गया, डिस्प्रूव। न्यूटन का ये फॉर्मूला फेल हो गया। आई थिंक मैंने जहां तक पढ़ा है पहला फॉर्मूला है जो न्यूटन का फेल हो रहा है इस तरह से, ठीक है। क्योंकि उसने यहां पे ये माना कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट क्या हो गया, एनआरटी। एन तो कांस्टेंट होता ही है, आर भी कांस्टेंट, तो टी भी कांस्टेंट मान लिया, तभी तो ये कांस्टेंट लिखा उसने। तो इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक आइसोथर्मल प्रोसेस को मान के चल रहा है। यानी जब साउंड के अंदर से वेलोसिटी चलती है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें, 332 मीटर पर सेकेंड एक बहुत बड़ी स्पीड है, छोटी मोटी स्पीड नहीं है, ठीक है। ये एयर है और ये इसके अंदर साउंड चल रही है, मान लो ऐसे ऐसे करके साउंड चल रही है। तो मैंने आपको बताया था जहां पे कंप्रेशन होता है वहां पे मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो जहां पे कंप्रेशन होगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन न्यूटन क्या बोलता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बाहर चली जाएगी, रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे हीट अंदर आ जाएगी। क्लियर, ठीक है ना। मतलब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में जो टेम्परेचर चेंजेस होंगे तो वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाएंगे, बिकॉज एनवायरमेंट के साथ वो हीट एक्सचेंज कर लेगी जो साउंड की वेव है, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, तो सराउंडिंग के साथ वो हीट अपनी एक्सचेंज कर लेगी, ये न्यूटन ने बोल दिया, ठीक है। लेकिन अगर इतनी हाई स्पीड है तो क्या साउंड को इतना टाइम मिलेगा कि वो अपनी हीट एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। तो फिलहाल तो जो न्यूटन ने फॉर्मूला डिराइव किया उसके हिसाब से आंसर रॉन्ग आ रहा था, तो एक बात सीधी समझ में आती है कि उतना टाइम तो नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद न्यूटन के इस फॉर्मूला को करेक्ट किया लाप्लास में। तो लाप्लास करेक्शन क्या थी वो सिखाता हूं। लाप्लास करेक्शन ये थी, उसने बोला कि इतना टाइम नहीं मिलता साउंड को कि वो अपनी हीट एक्सचेंज कर सके सराउंडिंग के साथ। तो एक्चुअली साउंड का चलना एयर के अंदर, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, किसी को नहीं मालूम। एडियाबैटिक किसको बोलते हैं, जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो, हीट एक्सचेंज इज जीरो, ना कोई हीट ली ना कोई हीट दी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। लाप्लास ने ये बोला, ठीक है। फॉर्मूला तो उसने भी यही लिया, v इज इक्वल टू अंडर रूट बी बाय रो। मजे की बात ये थी कि उसने b की जगह पे क्या पुट किया, तो ध्यान से देखो,
उसके हिसाब से पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस में तो यही होता है ना, पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो देन पीवी रेस्ट पर गामा मतलब पी, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं गामा वी रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 डीवी। समझ में आ गया? गामा किसको बोलते हैं? नहीं, ये यंग मॉडुलस नहीं है, ये वाला गामा, गामा है सीपी अपॉन सीवी, ठीक है, याद आया? तो पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज नॉट यंग मॉडुलस, प्लस वी रेस्ट पर गामा पी सॉरी डीपी इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो P गामा V रेस्ट पर गामा माइनस 1 dV इज इक्वल टू माइनस V रेस्ट पर गामा dP। अगर हम इससे इसको कैंसिल आउट करें तो गामा गामा हट जाएगा, ठीक है। तो देन P इज इक्वल टू आ गया माइनस V dP अपॉन V, गामा P इज इक्वल। क्लियर हुआ? लाप्लास ने बोला कि देखो भाई ये है यंग मॉडल, ये है बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस की जगह पे आप क्या पुट करोगे? अंडर रूट गामा पी बाय रो, क्या होगा? बाय डीवी, सॉरी, तो अंडर रूट गामा पी बाय रो, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, राइट। अब उसने बोला कि यार एयर के अंदर आप गामा कैसे निकालोगे, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन एयर के अंदर मेजोरिटी गैसेस कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बोथ आर डायटोमिक। डायटोमिक, तो उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? फिक्स है 1.4, राइट। तो जैसे ही हमने इसके हिसाब से वेलोसिटी कैलकुलेट की, वो आ गई 331 मीटर पर सेकेंड, विच इज इन वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला हमने अडॉप्ट कर लिया, दिस इज लाप्लास करेक्शन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? लाप्लास करेक्शन। तो ये सब मैंने आपको सिखा दिया। ओके, अब इसको थोड़ा देखते हैं। तुम्हें पता ही है कि मैंने आपको बताया V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाय रो, ठीक है ना। ओके, अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं मैं तुम्हें। अगर तुम P को चेंज करोगे, मान लो तुमने P को बढ़ा दिया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये कम हो जाएगी। कौन कर रहा है? मतलब कोई नई इन्वेंशन कर रहे हो क्या? अंडर रूट P के प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो तुम तो कम कर रहे हो उसको। P बढ़ाया तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी बढ़नी चाहिए ना, गलत है ये, वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, वेलोसिटी सेम रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, तुम्हें पता है कि PV इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू RT होता है। तो इसका मतलब PM इज इक्वल टू M अपॉन V RT, दैट मीन्स P अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू RT बाय कैपिटल M। ये तो कांस्टेंट है ना, तो P बाय रो भी कांस्टेंट है। P बाय रो भी क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब P बाय रो कांस्टेंट रहेगा, P के चेंज करने से रो में कोई चेंज, P बाय रो में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ, रो ऑफ कोर्स, जहां पे प्रेशर बढ़ाओगे वहां पे डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो सेम रेशियो में बढ़ रही है। मैंने प्रूव करके दिखा दिया, ये मैंने तुम्हें बकायदा प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। मुझे बताओ कि अगर मैं रो को इंक्रीज करूंगा तो वेलोसिटी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कम हो जाएगी। ये क्या होगा? क्योंकि जरूरी नहीं है कि रो को चेंज करने के लिए मुझे प्रेशर को भी चेंज करना पड़े। मान लो कि मुझे रो को चेंज करना है, तो सीधी बात है मैं हाई मॉलिक्यूलर की गैसेस डाल देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है।
तो रो को चेंज करने के लिए मुझे पी को भी चेंज होगा ऐसा कोई जरूरी है, लेकिन पी चेंज होगा तो रो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोग? ओके, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा? तो वेलोसिटी बढ़ेगी भाई, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, टेम्परेचर का तो डायरेक्टली अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है ना, ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो गामा आर और एम तीनों कांस्टेंट है। क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं आया समझ में? और देखो, ठीक है सर, चलो तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है ना? अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ कि जैसे एयर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन अराउंड कितनी होती है? 78%। एक रफ सा फिगर ले रहा हूँ। ऑक्सीजन 21%, बाकी सब दूसरी गैसेज होती हैं। मेजोरिटी तो इन्हीं की है ना। ठीक है। अगर तुम कभी भी मॉर्निंग में अपने किसी दोस्त को कॉल करोगे, मतलब कॉल करने वाला फोन पे कॉल नहीं है, ऐसे डायरेक्ट वो इधर ऐसे, ठीक है, तो अगर ऐसे कॉल करोगे तो अगर वो दूर भी खड़ा होगा ना तो उसको तुम्हारी आवाज सुनाई दे जाएगी। लेकिन अगर दिन के टाइम में कॉल करोगे तो उतनी अच्छे से आवाज सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर ह्यूमिड कर दूं एनवायरमेंट को तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी का मतलब H2O डाल दिया मैंने, राइट। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, ऑक्सीजन का होता है 32, तो जो एवरेज आएगी वो 28 से 32 के बीच में आएगी। और अगर मैं उसके अंदर H2O डाल दूं विच इज 18, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई डेंसिटी कम हो गई तो वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। समझ में आया फ्लो लॉजिक? ठीक है भाई, अगर आप ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वालों में अगर कम मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल डालोगे तो एवरेज डेंसिटी क्या हो जाएगी? ये समझ में आ गया आप लोगों को? सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें होती है? सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स, फिर गैसेस। ठीक है, तो मैंने इसे तुम्हें बताया था, कल भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप, हाँ ट्रेन वाला, कि अगर आपको ट्रेन की आवाज नहीं भी सुनाई दे रही है, सॉलिड में सुनाई दे जाएगी। ठीक है, तो वी सॉलिड ग्रेटर देन वी लिक्विड ग्रेटर देन वी गैसेस। ठीक है, गामा क्या होता है? सीपी बड़ा होता है कि सीवी बड़ा होता है? सीपी माइनस सीवी क्या होता है? सीपी बड़ा क्यों होता है? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो दो जगह पे जाती है, मैटर को हीट करने में भी और मैटर के थ्रू वर्क डन करने में भी। लेकिन आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे तो वर्क डन वाला पार्ट सेव हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो समझो भाई, इसको समझना, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आता है, अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में आता है तो बहुत कुछ समझ में आ गया। ठीक है, आगे का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है, सुपरपोजिशन के ऊपर। तो इसको सीखो ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है सर? देखो, जहां पे दो के क्रेस्ट मिलते हैं वहां पे वेव कहां चली गई? ऊपर। समझ में आया? मेरे पास दो वेव्स आ रही है, एक येलो एक वाइट। येलो और वाइट आपस में मिलती हैं, जहां पे दोनों के क्रेस्ट मिलते हैं वहां पे एक फाइनल एक बड़ा सा क्रेस्ट बन जाता है। देख लो आप लोग, और ऐसे नीचे भी ट्रफ मिले तो एक बड़ा सा ट्रफ बन गया। दरअसल अगर मान लो एक का एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो इस पूरे का एम्पलीट्यूड कितना होगा? A1 प्लस।
हाँ मतलब अगर अलग अलग भी हो, वो तो यहाँ पे दिख रहा है उसे, जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। A1 प्लस A2, ये समझ में आया आप लोगों को? इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एक देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक पार्टिकल है वो जो बीच की जो लाइन है ना उसके ऊपर पड़ा है, ठीक है? ये वाली लाइन पे नहीं, उसके नीचे यहाँ पे। हाँ ओके हाँ, अब दोनों वेव्स आई तो दोनों वेव्स के साथ वो एक साथ आए, दोनों वेव्स तो ऊपर चला गया, तो वो तो उससे हाइट तक जाएगा ना जहाँ तक नहीं, वो पार्टिकल तो फ्री है ना। फ्री है। एक वेव बोल रही है A1 तक जाओ, दूसरी बोल रही है A2 तक जाओ, तो A1 प्लस A2 तक जा सकता है ना, उसको तो एनर्जी दोनों से मिली ना ऊपर जाने के लिए, जाएगा। ठीक है सर, ये समझ में आया आप लोगों को? अब एक मिनट, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे वो तो मुझे मालूम है, बहुत टैलेंटेड हूँ। यहाँ पे एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिल रहा है, तो नेट कितना हो गया? 0। यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, नहीं होंगे तो उतना डिफरेंस आपका आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर मान लो यहाँ पे A1 था और यहाँ पे A2 था, तो ये कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? A1 प्लस A2 माइनस A2। ठीक है ना? हम तो जब भी बोलेंगे गलत ही बोलेंगे, कभी कभी सही भी बोल देते हैं ऐसा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको। समझ में आ गया आप लोगों को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? ठीक है, ओके। वो भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कौन बड़ा है। अगर A2 बड़ा हुआ ना तो ये रेड लाइन आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ दिखेगी, ठीक है? ट्रफ बनाती हुई दिखेगी। डिस्ट्रक्ट ही कर दिया ना एक दूसरे को। अरे कैसे बोल सकते हैं, उस पे हम बहस नहीं कर रहे हैं। वो नाम दे दिया, बात खत्म। सर आपको पंकज क्यों बोल सकते हैं? तो भाई बोलते हैं तो बोलते हैं। हाँ तो अच्छा है, मतलब ताकि तुम दूसरों को बताओ ही ना, क्योंकि तुम्हारी भी तो डांट है इसके अंदर इंक्लूडेड। मैं थोड़ी किसी का नाम लेके बोल रहा हूँ कि इसको डांटा मैंने। चलो, तो इसका मतलब अगर कई सारी वेव्स हों, n वेव्स, तो टोटल y कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन अप टू y। ठीक है ना? सबको ऐड कर सकते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ सुपरपोजिशन द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव रिमेन्स सेम। ठीक है? एक बार आपने मान लो दो वेव ऐसे मिली तो बस यहाँ पे सुपरपोजिशन होगा, एक बार क्रॉस कर गई फिर भैया तू कौन मैं कौन। ठीक है ना? जो पहले वाला डिस्प्लेसमेंट है वही रहेगा। ठीक है, ओके। तो इंटरवल्स होता रहता है ना, अगर वो बार बार मिलेंगे तो सुपर इम्पोजिशन, जब मिलेंगी बस उसी पॉइंट पे सुपर इम्पोजिशन होगा, बाकी जगह पे नहीं। ठीक है ना? और ये सभी टाइप की वेव्स के लिए होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन को हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और, पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझ लेते हैं। अब जब कभी भी रिफ्लेक्शन होता है, किसी भी वेव का रिफ्लेक्शन होता है, जैसे सनलाइट के साथ क्या होता है, अगर वो किसी भी सरफेस से टकराती है तो तीन बातें हो सकती हैं, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है? यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है वेव का, साउंड वेव टकराई लौट के वापस आई, इसलिए आपको इको सुनाई देती है, पढ़ा है ना नाइट में, इको सुनाई देती है। ठीक है? तो रिफ्लेक्शन, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब भी हो जाता है। जैसे जब आप सिनेमा हॉल्स वगैरह में जाते हो तो आपको पता है सिनेमा हॉल्स के अंदर वो जो सीटें बनाई जाती हैं बहुत गद्देदार, ठीक है, और पर्दे वर्दे लगाए जाते हैं, तो वो तुम्हारे वेलकम के लिए नहीं होता है, वो उनकी लगाने उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो जो साउंड आएगी अगर तुम्हारे से कहीं और से टकरा के आई और तुम्हें इको सुनाई दी तो पता नहीं चलेगा कि डायलॉग बोला क्या इसने। ठीक है? समझ नहीं आ रहा। जैसे मान लो कि एक साउंड डायरेक्ट स्क्रीन से मेरी तरफ आ रही है और दूसरी साउंड टकरा के ऊपर से मेरी तरफ आ रही है, राइट, रिफ्लेक्ट होके, तो मुझे एक साउंड सुनाई दिया, गब्बर की आवाज,
दूसरी बार फिर वापस गब्बर की आवाज, सांबा कुछ बोल ही नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो जो ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि ऐसे दो वॉइस नहीं आने चाहिए, तो आप क्या करते हो, पर्दा क्या कर लेगा? वही बता रहा हूँ क्या कर लेगा। जो साउंड सीधी आ रही है वो मेरे तक आएगी, जो ऊपर जाएगी ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर सॉफ्ट मटेरियल होगा तो वहां पे साउंड बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगी। हाँ, वो साउंड एब्जॉर्बर लगाना है। क्लियर हो गया। और एक होता है रिफ्रैक्शन, मटेरियल में से पास भी हो सकती है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। तो ये गई यहाँ पे बीच में, जहां पे मैटर चेंज हुआ वहां पे थोड़ा पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया और थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। एब्जॉर्ब हुआ दिखाऊंगा कैसे, एब्जॉर्ब हुआ दिखाऊंगा कैसे। रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव पल्स फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री। अब बाउंड्रीज भी दो तरह की होती है, एक रिजिड बाउंड्री और एक सॉफ्ट बाउंड्री, ठीक है ना। वो दिखाता हूं तुम्हें। अगर कोई भी स्ट्रिंग एक एंड पे फिक्स हो तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बाउंड्री। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है, मैं पहले तुम्हें देखना ध्यान से। ये एंड फिक्स है, जब एक पल्स इसके पास गई और जब यहां पे टकराई तो ये जो क्रेस्ट था ये भी तो जाएगा इसके पास, जाएगा ना क्रेस्ट। और जैसे ही क्रेस्ट इस पार्टिकल के पास पहुंचेगा तो क्या बोलेगा, भाई साहब जाओ ऊपर, सारा मटेरियल ऊपर जा रहा है, तुम भी जाओ ऊपर। ये बोलता मैं जा ही नहीं सकता, मैं फिक्स हूं, आई एम फिक्स्ड। वेरी गुड, आई एम फिक्स्ड, मैं नहीं हिल सकता अपनी जगह से, ठीक है। तो अगर नहीं हिल सकते तो क्या करोगे, तो जैसे ही इसके पास आता है ये पल्स, ये क्या करता है, उसको क्रेस्ट को ट्रफ में और ट्रफ को क्रेस्ट में कन्वर्ट कर, ताकि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, जीरो। तो रिजिड बाउंड्री के ऊपर ये जो पार्टिकल है अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ठीक है। क्रेस्ट का ट्रफ और ट्रफ का क्रेस्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पे सोच के देखो कि अगर ये जो क्रेस्ट था, अगर उसकी जगह मैं ट्रफ ले आऊं तो मैंने कितना आगे कर दिया उसको, पाई अमाउंट। इसका मतलब यहां पे पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो रिजिड बाउंड्री का ऐसा होता है, ये देखो, क्रेस्ट गया ट्रफ वापस, क्रेस्ट गया ट्रफ वापस, ऐसा। लॉजिक समझ में आ गया। सो न्यूटन थर्ड लॉ, सपोर्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग। तो अगर आप क्रेस्ट स्ट्रिंग बोल रहे हो तुम ऊपर जाओ, वो उसको नीचे भेज देता है, अपोजिट फोर्स, ठीक है। This reaction force generates a pulse at the support which travels back along the string. It results in a phase change of pi radian. ये pi radian काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया आप लोगों को। फ्री एंड, अगर फ्री एंड हो तो क्या, चलो फ्री एंड को भी देखते हैं। सर बोलो सर, ये जैसे ये जो स्ट्रिंग में वेव आ रही है वो अकेली वेव नहीं है, उसके पीछे और दो तीन मतलब, हाँ, लेकिन वो सब भी सेम बिहेवियर दिखाएंगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक पल्स से पहले बिहेवियर देखता हूँ। नहीं पर वो सब सेम साथ में कैसे दिखा पाएंगे, क्योंकि देखो एक टकराई वो नीचे चली गई और वो फिर नीचे से जा रही है और ऊपर से आगे से दूसरी आ रही है, तो जैसे ऊपर नीचे, तो उसमें क्या होगा कि वो बन जाएगी स्टेशनरी वेव, ठीक है ना, वो करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये जो रिंग है, जब आप इसको बोलोगे ऊपर जा तो ये तो चला जाएगा ऊपर, ये फिक्स थोड़ी है, ठीक है। तो ये अगर क्रेस्ट गया तो क्रेस्ट का क्रेस्ट वापस करेगा, ट्रफ गया तो ट्रफ का ट्रफ वापस करेगा। मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आया, जीरो। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आया, जीरो। जब फ्री एंड होगा तो जीरो फेज डिफरेंस। फ्री एंड मतलब फिक्स एंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, पार्टिकल मूव कर सकता है, तो तब क्या होगा, जीरो। सर ये सॉफ्ट मटेरियल है जो ऊपर नीचे रिंग है एक उसके ऊपर, तो रिंग तो जा सकते हैं ना ऊपर नीचे ऐसे। तो एज अ रिंग मूव्स इट पुल्स ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्टेड पल्स, ठीक है। दिस रिफ्लेक्टेड पल्स मूव विद द सेम एम्पलीट्यूड एज द इंसिडेंट पल्स, तो सेम एम्पलीट्यूड हमें मिल जाता है,
देयर इज नो फेज चेंज बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड पल्सेस। समझ में आ गया क्यों फेज चेंज नहीं है? क्यों फेज चेंज नहीं है यहाँ पे? क्यों नहीं है? किसी को फिक्स पॉइंट नहीं है। स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स का मतलब एक वेव जा रही है, एक वेव वापस आ रही है। अब जब वापस आ रही है तो तब वो फिक्स एंड से भी आ सकती है, और जब वापस आ रही है तो फ्री एंड से भी आ सकती है, ठीक है ना? उससे फर्क नहीं पड़ता। बस स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? एक वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आनी चाहिए, दूसरी माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आनी चाहिए, दैट्स इट। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी, ठीक है? चलो तो देखते हैं। इनको स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं। तो इनमें एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, वेलोसिटी भी सेम, एंड दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? तो जब इनका सुपरपोजिशन होता है तो कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्कूल में पूछा जा सकता है, ठीक है? बोलो। अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिया, दोनों एंड फिक्स कर लिए और बीच में से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, वो भी होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं। y1 is equal to a sin kx minus omega t। क्या लगता है ये वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है? जब इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट आएगा तो वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? नेगेटिव एक्स। तो ये kx प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, kx प्लस ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड सेम, k सेम, ओमेगा सेम, एवरीथिंग सेम, साइन चेंज। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना? a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin kx प्लस ओमेगा टी। क्या कॉमन आएगा इसमें से? a का a sin, साइन एंगल के साथ चलता है, एंगल अंदर रह गया, साइन बाहर आ गया। a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin kx प्लस ओमेगा टी, ठीक है ना? ऐसे आएगा। नहीं, ये गलती भी करते हैं बच्चे, मतलब वो 9 10 में 10th क्लास में की थी एक बच्चे ने गलती, sin x अपॉन x, x x काटा साइन। तो a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin kx प्लस ओमेगा टी। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? क्या एक मिनट, हाँ क्या? यस पापा। 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। हाँ, मेरे को लगा बीच में प्लस भी लगाया तुमने। सही हो गया, 2 sin kx cos ओमेगा टी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये फॉर्मूला यूज करके समझ में आ गया आपको? ठीक है। ये डेरिवेशन आपकी समझ में आ गया जो किया मैंने अभी? ये वाला सब डेरिवेशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग में, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, ठीक है? दोनों एंड फिक्स, एक एंड फ्री, तो हम क्या करेंगे वो सब सीखते हैं, ठीक है? तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के जो वाइब्रेशंस हैं उनको सीखते हैं। मान लो एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ L है और 2 फिक्स सपोर्ट से वो लगी हुई है, ऐसे फिक्स है, ठीक है? और हमने उसको बीच में ऐसे डिस्टर्ब किया तो उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट हो गया। तो इसमें बन जाती है स्टैंडिंग वेव्स। दिखाता हूं कैसे, ध्यान से देखना। थोड़ा सा अगर आप चीजों को समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है? देखो ध्यान से। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि एक पूरा वाइब्रेशन कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है एक पूरा वाइब्रेशन, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, ठीक है? अब अगर मान लो कि मैंने ये 2 क्लैंप्स हैं और इन दोनों क्लैंप्स के बीच में मैंने एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया, तो क्या ये वाला पॉइंट अपनी जगह से डिस्टर्ब हो सकता है? क्या ये वाला हो सकता है? ये मूव नहीं करेंगे। जो पॉइंट अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉड,
क्या बोलते हैं उनको? और जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी नोड। कभी अगर आप रबर बैंड लेके ऐसे हाथ में, ठीक है ना, ऐसे खींच के रखो और बीच में ऐसे डिस्टर्ब करो उसको, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस बन जाती है उसमें, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी ही वाइब्रेशंस, हाँ गिटार में, परफेक्ट। तो वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो यहाँ बीच में एंटी नोड, किनारे पे नोड, और मान लो कि इसकी लेंथ है L। मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं, ये वाला, अब ये वाला जो ना, ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मिलके क्या बनाएंगी? स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है ना। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हमने अभी देखी, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव मिलकर क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग वेव्स। अब मुझे ये जानना है कि ये जो इंसिडेंट को जिसको मैंने रेड किया, ये पूरी वेव का कितना पार्ट है? यहां से लेके यहां तक लैम्डा है ना, और हमें जो दिख रहा है वो कितना पार्ट है? बस ये वाला, लैम्डा बाय 2। तो इसका मतलब L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। क्या सबको समझ में आया? L इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा बाय 2। देखें कितना अच्छा समझ में आया। मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि अगर मान लो ये कहानी कुछ ऐसे होती, और ये लेंथ L है, तो मैं L को क्या पुट करता हूं? लैम्डा, ठीक है। वेरी गुड। देन लैम्डा इज इक्वल टू 12 हो गया फिलहाल इस केस में, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, यानी v अपॉन 12 इस केस में, जो केस मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। और v को हमने क्या बोला था? स्ट्रिंग के अंदर v कितना होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर? t बाय व्हाट इज t? टेंशन, म्यू, लीनियर डेंसिटी। व्हाट डू मीन बाय लीनियर डेंसिटी? और वो हमने कितना कैलकुलेट किया था रेडियस के टर्म्स में? पाई आर स्क्वायर रो, पाई आर स्क्वायर रो। और ये 12 हो गया, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आपको, आप आंसर कर पाओगे। अगर ये कहानी कुछ ऐसे है, तो इसके लिए मैं n क्या लिखूंगा? चलो तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूं यार, t बाय म्यू मैं लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या लिखूंगा? 1 बाय, मैं उसको ऐसे लिख देता हूं 2 बाय 12 लिख सकते हैं ना, 2 बाय 12। अगर ये ऐसे होता तो क्या 3 बाय 3 है? तो तुम्हारे हिसाब से 1 बाय 1 होना चाहिए। अंडर रूट टी बाय म्यू, 3 बाय 12, ये 2 बाय 12, ये 1 बाय 12। यहाँ इस वाले केस में क्या था? यहाँ पे कितने लूप्स थे? यहाँ पे तो यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 आया। ऐसे अगर p लूप्स हो तो t बाय 12 अंडर रूट टी बाय। समझ में आ गया कैसे कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग? गुड। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे भी काफी सारे कंफ्यूजन होता है। याद रखना, जब एक लूप बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थोड़ी देर मैं आपको इनका मतलब समझाऊंगा, लेकिन म्यूजिक में, जो म्यूजिक की दुनिया में रहता है उनके लिए बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। ये उन्हीं की लैंग्वेज है, फंडामेंटल मोड एंड फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अगर 2 हो,
तो हमने अभी क्या देखा, 2/12 अंडर रूट T1। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये उसका 2 टाइम्स है ना पहले वाले का, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, वो कौन सा हार्मोनिक था जिससे पहले दिखाया, फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक। इसके बाद वाला क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, यानी जितने लूप उतना हार्मोनिक, पी लूप्स मतलब पी हार्मोनिक। ठीक है, ओके। और वो पहले वाला कौन सा ओवरटोन था, जीरो हार्मोनिक हार्मोनिक वो फंडामेंटल था, और ये फर्स्ट ओवरटोन, वो ओवरटोन था ही नहीं। ठीक है, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, इसके बाद वाला क्या होगा, सेकंड ओवरटोन, फिर थर्ड ओवरटोन एंड सो। ठीक है, ओवरटोन एक कम चल रहा है, देख रहे हो, ओवरटोन एक कम चल रहा है। ठीक है, और तुमने एग्जाम में उल्टा चला दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक या सेकंड हार्मोनिक। तो बेसिकली रेशियोज क्या आई, 1 2 3 एंड सो। ठीक है, अब एक चीज समझना, पी के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पी हार्मोनिक या P-1 ओवरटोन। कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, मैंने आपको ओवरटोन और हार्मोनिक के बारे में पूरा नहीं बताया, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब एक चीज समझ लो, इनके अंदर हमें ऑड हार्मोनिक्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं और इवन हार्मोनिक्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स, तो वो इवन हार्मोनिक हो गए, और 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम ये ऑड हार्मोनिक हो गए। तो जैसे अगर मान लो कि अगर मैं कहीं गाना गाने लगूं, ठीक है ना, तो लोग भाग जाएंगे, आवाज में एक कर्कश आवाज है, ठीक है ना, ऐसे मेलोडियस आवाज नहीं है। मेलोडियस तुम जिसको बोलते हो, लता मंगेशकर या जो आजकल के पॉप सिंगर्स हैं। ठीक है, पॉप सिंगर नहीं, लता मंगेशकर और ये सब कुछ। ठीक है ना, तो देन वो मेलोडियस होते हैं, ये तो पॉप है। ठीक है ना, तो वो मेलोडियस होती है। जब जो आवाज हमारे कानों को अच्छी लगती है, ठीक है, उसके अंदर इवन और ऑड दोनों टाइप के हार्मोनिक्स होते हैं। जो आवाज हमारे कानों को अच्छी लगती है उसमें कौन कौन से हार्मोनिक होते हैं, इवन और ऑड दोनों होते हैं। और जो हमारे कानों को अच्छी लगती है उसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कम होती है। जैसे अगर आप किसी लोहे पे ऐसे लोहे से रगड़ो तो बाजू वालों को मजा आ जाएगा। ठीक है ना, कानों पे हाथ रख लेंगे, इतना दर्द होता है। ठीक है, तो देन मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ कि बेसिकली उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कम होती है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बढ़ेंगी, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज बढ़ेंगी, तो आपको आवाज ज्यादा मेलोडियस सुनाई देगी। ठीक है, जो कर्कश होती है उसमें सिर्फ ऑडियो होता है या फिर सिर्फ इवन ही होता है, ऐसा होता है? हाँ, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कम होती है। ठीक है, कौन सा, बहुत सोच समझ के, नोड और सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में कौन सा,